हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, मैकेनिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर उसका एक छोटा सा कंक्लूजन मैं दूं तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर हमें किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है तब हमें वहां पे एक फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूटन का पहला नियम फोर्स के क्वालिटी को बताता है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज जस्ट एन पुश और पुल। फोर्स पुश है या पुल है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आपने फोर्स लगाया तो या तो वो मोशन में आएगा या मोशन में आने की टेंडेंसी यानी कि कोशिश करेगा। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो वो बॉडी पर फोर्स लगने के बाद वो बॉडी एक्सेलरेट हो सकता है या डी एक्सेलरेट हो सकता है। ये था न्यूटन का पहला नियम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफी सारे सवाल आते हैं। इवन जब हम फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे आपका न्यूटन का ये तीनों नियम बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लगभग हर एक सवाल में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, तो ये तो सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है। ये जो नोट्स होगा स्टूडेंट, ये नोट्स का पीडीएफ आपको @BCEC एली ग्रुप टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो इन सारे थ्योरी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर न्यूटन का दूसरा नियम है क्या। अच्छा, अगर न्यूटन का पहला नियम का बात करें तो अभी मैंने क्या बताया, न्यूटन का पहला नियम ये कहता था कि न्यूटन का पहला नियम इनर्शिया के बारे में बात करता था। अब इनर्शिया क्या है सर, ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया। तो इनर्शिया के बारे में, इसलिए पहला नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, शायद मैंने नहीं बताया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर एफ नेट जीरो है, फर्स्ट लॉ, कि अगर आपका एफ नेट इक्वल 0 है तो बॉडी के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर एक समान चाल से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या बोला गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि अगर एफ नेट 0 है, मतलब आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया, तो बॉडी का जो स्टेट था वो अपने सेम स्टेट में रहेगा, स्टेट उसका चेंज नहीं होगा। रेस्ट में था तो रेस्ट में, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको बॉडी के स्टेट को चेंज करना है, अगर आपको किसी रेस्ट में पड़े हुए बॉडी को मोशन में लाना है, अगर किसी बॉडी को एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करना है, तब आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये न्यूटन साहब का पहला नियम बताता है। लेकिन कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ये उन्होंने बताया है दूसरे नियम। तो यही यहां पे हम लोग को पढ़ना है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आप कितना फोर्स लगाएंगे। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जितना भी आप फोर्स लगाएंगे उतना अधिक एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको जितना एक्सेलरेशन चाहिए उतना फोर्स आप लगाइएगा। दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। दूसरा नियम ये कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, तो एक्सेलरेशन के। आ रही है बात समझ में? जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। जितना अधिक आप फोर्स लगाइएगा बॉडी उतना अधिक एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा दिया, इस ब्लॉक पे हमने फोर्स लगा दिया कितना, 10 न्यूटन। अब क्या होगा, ये बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। मान लिया जाए बॉडी पहले से रेस्ट में था, ठीक है, ये बॉडी क्या है भाई, बॉडी रेस्ट में था, तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ये बताता है दूसरा नियम। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुआ जब, देखिए मान लिया जाए कि हम एक दूसरा बॉडी लेते हैं, ठीक, ये हमारे पास एक दूसरा बॉडी। अब इस बॉडी पे भी हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन। इस बॉडी पे भी हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, और ये भी बॉडी इनिशियली क्या है, रेस्ट पे।
तो आप बोलिएगा इसमें भी एक्सेलरेशन आएगा। मान लिया जाए जो पहला वाला बॉडी है स्टूडेंट, ये है आपका 5 किलो का। जो दूसरा वाला बॉडी है मान लिया जाए ये है 10 किलो का। अब न्यूटन साहब के नियम के अनुसार आप जितना अधिक फोर्स लगाइएगा उतना अधिक आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इस हिसाब से अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स 5 किलो वाले बॉक्स पे लगाएं या 10 न्यूटन का फोर्स हम 10 किलो वाले बॉक्स पे लगाएं, दोनों का एक्सेलरेशन समान होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? अब आप यहां पे F इक्वस ma अगर लगाते हैं, मान लिया जाए जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर आप F इक्वस m a भी लगाते तो a इक्वस क्या हो जाएगा F बाय m, यानी कि यहां पे अगर आप F बाय m करें 10/5 तो यहां पे एक्सेलरेशन 2 आ रहा है और यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/10, यहां पे एक्सेलरेशन 1 आ रहा है। लेकिन मान लिया जाए क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला को डिराइव नहीं किया है तो हम नहीं जानते F इक्वस ma, तो इसको कैसे समझें? जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो के अंतिम में जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा था तब, कि जैसे एक छोटा सा कार है, छोटा सा कार मतलब कहने का कि जो बच्चा वाला कार होता है, ठीक, उस पे मान लिया जाए आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो वो कार क्या होगा? एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आप सड़क पे जाइए, वहां पे कोई ओरिजिनल यानी कि कोई वास्तविक कार है और आपने क्या किया, उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या वो एक्सेलरेट करेगा या करने की कोशिश करेगा? हाँ, करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या जितना एक्सेलरेशन बच्चे वाले कार में आया, क्या वास्तविक कार में भी उतना ही एक्सेलरेशन आएगा? बिल्कुल नहीं भाई। अगर यही बात है तो अगर एक छोटा सा पत्थर है आप उसको धक्का दीजिए तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। एक ट्रक खड़ा है उसमें धक्का दीजिए, हालत खराब हो जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यानी हम यहां पे देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यहां मास पे डिपेंड कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो बच्चा वाला कार है उसका मास कम है। कितना का होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। अगर हम एक ट्रक की बात करें तो कितना होता है भाई? 2000 किलो, 5000 किलो, 10-10 टन का होता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि जो लगने वाला फोर्स है ये डिपेंड करता है किस पे? मास पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे स्टूडेंट क्या किया गया, यहां पे कांस्टेंट के लिए मास को लाया गया, तो यहां पे लिखा गया F इक्वस मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वस मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये बना स्टूडेंट आपका क्या? फॉर्मूला। अब यहां पे ये जो m है स्टूडेंट, ये m क्या है? मास क्या है? तो मास बॉडी की एक प्रॉपर्टी है और इसी को यहां पे हम बोलेंगे इनर्शिया। क्या बोलेंगे? इनर्शिया। तो ये जो मास है ये किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, और यही है यहां पे क्या? इनर्शिया। बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर मैंने यहां पे बोला कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक 5 किलो का, जब ये 5 किलो का है और इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या ये एक्सेलरेट करेगा? हाँ, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। कितना एक्सेलरेशन आएगा भाई? तो यहां पे अगर आप, अब चूंकि F इक्वस ma हम जान चुके हैं, तो यहां पे अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा कितना? 10/5 यानी कि 2। अगर हम इस केस में एक्सेलरेशन देखें तो यहां पे क्या होगा? 10/10 यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहां 2 है, यहां पे 1, यानी कि दोनों आप देख सकते हैं कि 5 केजी वाले ब्लॉक में एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और 10 किलो वाले जो बॉक्स है उसमें कम आ रहा है जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा कि हर एक बॉडी के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हर एक बॉडी के अंदर में होता है, जो कि किसी भी बॉडी को उसके अवस्था में, जो जिस अवस्था में वो है उसी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती, अगर कोई बॉडी एक समान चाल से चल रही है तो वो एक समान चाल से चलते रहना चाहती है। अच्छा, तो ये जो 10 किलो वाला ब्लॉक था ये रेस्ट में है, आपने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक के अंदर इनर्शिया तो है ना?
हर एक ब्लॉक, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हर एक बॉडी के अंदर इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, तो इस बॉडी के अंदर भी इनर्शिया प्रॉपर्टी है, यानी ये बॉडी चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। आप इस पे फोर्स लगाइएगा तो ये अपने स्टेट को चेंज करने के लिए रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा, बोलेगा हमको चेंज नहीं होना है। लेकिन आपने चूंकि फोर्स लगाया है तो ये क्या होगा, चेंज करेगा अपने मोशन। जब चूंकि फोर्स आपने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स तो चेंज तो होना है। लेकिन चूंकि ये 10 किलो का ब्लॉक है तो यहां पे कम चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन कम आएगा एज कंपेयर्ड टू 5 kg वाला ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है? नहीं, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। इसमें इस 10 kg वाले ब्लॉक में इनर्शिया ज्यादा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई हमको, हम रेस्ट में थे, हम रेस्ट में ही रहेंगे। और क्यों इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। आगे बात समझ में? इसीलिए जब आप किसी ट्रक को जाकर के धक्का देते हैं तो वो ट्रक एक्सेलरेट नहीं करता है। क्यों एक्सेलरेट नहीं करता है? क्योंकि उस ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। वो ट्रक अपने स्टेट में रहना चाहता है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। आई बात समझ में? और क्यों इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक, तो हमने देखा कि जो लगाने वाला फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। तो फोर्स इक्वल्स हो गया एम ए। आगे बात समझ में? और यहां पे एम क्या है भाई, तो मास क्या है, बॉडी के अंदर जो मास है उसका, वही उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वही तो उसका इनर्शिया है। उस इनर्शिया के कारण वह अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा। तो ये है स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। एक और फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर देता हूं। देखिए, एक और फॉर्मूला होता है, यहां पे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये वाला जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा यूज होता है, जहां पे डायरेक्ट मोमेंटम दे दिया जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of linear momentum। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ये यह कहता है कि जो लगने वाला फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब समय के साथ में चेंज हो रहा है, यानी कि हम जो मोमेंट है, मोमेंट का मतलब पी से हम मोमेंट को डिनोट करते हैं, तो मोमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट। ये जो डेफिनेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कहना चाहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। अब चूंकि हम जानते हैं क्या भाई, कि जो मोमेंट है ये क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंट इक्वल्स क्या होता है, मोमेंटम इसको बोलते हैं। मोमेंटम इक्वल्स क्या होता है, मास टाइम वेलोसिटी। तो यहां पे स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, जो लगने वाला फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी इंटू एम भी बाय डी टी। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वल टू करने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं k, और k की वैल्यू मान लेते हैं 1। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k, मान लेते हैं k कांस्टेंट है, इनटू। अब बताइए आप लोग m इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डिफरेंशिएशन में आप सभी लोग माहिर है, मुझसे ज्यादा डिफरेंशिएशन आप लोग बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम m को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो m को हमने रखा और v को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसके बाद प्लस हमने क्या किया भाई, तो हमने उसके बाद v को रखा और m को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहां पे k क्या है भाई, तो k कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, और k इक्वल्स हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। k इक्वल्स यहां पे हम 1 मान लेते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, यहां से हम बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स, आप यहां पे देखिए m इंटू डी भी बाय डी टी, एम इंटू डी भी बाय
dt प्लस v इंटू dm बाय dt। और ये क्या है स्टूडेंट? आपका फोर्स का फॉर्मूला। ये क्या है? आपका फोर्स का फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये है स्टूडेंट फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब ये क्या है सर? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं 10th क्लास में, तो यही तो आपको पढ़ना है। ध्यान से देखिए, यहां पे आप अगर देखें तो फोर्स इक्वल्स क्या है? मास इंटू dv बाई dt प्लस वेलोसिटी इंटू dm बाय dt। कैसे हमने निकाला? तो आप देख सकते हैं, डेफिनेशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है? तो देखने में, हाँ, अब थोड़ा हाईलाइट हो गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम अगर डिफरेंशिएट कर दे तो अब हम जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल्स लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इक्वल्स होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो यहां पे हमने लिखा लीनियर मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम वेलोसिटी, डिफरेंशिएट हमने कर दिया और फाइनली हमारे पास आ गया स्टूडेंट ये। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि एक जैसे, हाँ, वही बच्चा वाला कार है, हमने उस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो चूंकि हम जानते हैं कि फोर्स लगेगा तो स्टेट में चेंज आएगा। अब वो रेस्ट में था, हमने फोर्स लगाया तो उसमें मोशन आएगा, ठीक, यानी कि एक्सेलरेट करेगा अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा तो वो बॉडी मेरा एक्सेलरेट करेगा। लेकिन क्या बॉडी का मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा? मतलब अगर वो कार मान लिया जाए 1 किलो का था, हालांकि बच्चा वाला कार रहता नहीं, मान लीजिए कि वो कार 1 किलो का था और उस पे आप फोर्स लगाने लगे तो वो एक्सेलरेट करने लगा। तो क्या एक्सेलरेट करते करते कार का मास में ऊपर नीचे होगा? मतलब कार का मास बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। मास चेंज नहीं होता है। पार्टिकल की अगर हम बात करें तो किसी भी पार्टिकल का मास चेंज कैसे हो सकता है? तो यहां पे चूंकि हम लिख सकते हैं ये जो dm बाई dt है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बिकॉज, या बिकॉज, हाँ बिकॉज लिख दे रहे हैं, बिकॉज, या बिकॉज ना लिख करके जनरली लिखते हैं। देखिए मैं आपको आगे समझाऊंगा इसके बारे में। जनरली मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज या does not vary with respect to time, with respect to time, so चूंकि स्टूडेंट जो मास है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए dm बाई dt, इसीलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि dm बाय dt ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो v इंटू dm बाय dt ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? हेंस, हम यहां से लिख सकते हैं हेंस जो आपका फोर्स है, ये फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स m इंटू dv बाय dt प्लस में ये हो गया टर्म आपका 0। और ये dv बाई dt क्या होता है बताइए तो? m इंटू dv बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम्स के रिस्पेक्ट में तो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हो गया ma, ठीक है? तो फोर्स बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? आपका ma। यहां से आ गया बात समझ? अब देखिए, ये आपका स्टूडेंट एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता। यहां पे मैंने स्टूडेंट लिखा है जनरली मास ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्टूडेंट लगभग हर बार ऐसा नहीं होता है कि मास वेरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। कब ऐसा होता है सर? जैसे अगर हम एक रॉकेट का एग्जांपल लें
तो जो रॉकेट होता है स्टूडेंट, वो अपना फ्यूल साथ में लेकर उड़ता है। रॉकेट को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, तो रॉकेट का फ्यूल कहाँ रहता है? रॉकेट में ही रहता है। तो समय बीतता जाता है और रॉकेट का जो फ्यूल है वो कम होते जाता है, खत्म होते जाता है। मतलब जो रॉकेट का टोटल मास था वो क्या हो रहा है? धीरे 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 कम हो रहा है। तो स्टूडेंट उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उस केस में हम लगाएंगे फोर्स इक्वल्स m इंटू डीवी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मास चेंज हो रहा है तब हम स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, ये एक स्पेशल केस है तब जब मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। और जनरली ऐसा ही होता है, हमारे सामने जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न में फोर्स इक्वल्स एम ए ही यूज होगा। तो आपको इसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअल फॉर्मूला आपका यह है और इस फॉर्मूला का एक स्पेशल केस एफ इक्वल्स एम ए है जब तब मास चेंज नहीं करता है टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, पढ़। तो ये था स्टूडेंट आपका न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है स्टूडेंट उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट ए रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए कहा जा रहा है कि कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में है या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो है, चाहे वो रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो। तो उसका जब एक्सेलरेशन जीरो है और हम उस पे अगर कोई फोर्स लगाएंगे, इट विल ऑलवेज कॉज अ चेंज इन वेलोसिटी और इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेट द बॉडी। तो अगर हम उस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे, कोई रिजल्टेंट फोर्स उस पे एक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट? उसके वेलोसिटी को चेंज करेगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हो उसको एक्सेलरेट कर देगा। इसका एग्जांपल स्टूडेंट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताया कि देखिए अगर कोई बॉडी है 5 केजी का रेस्ट में, हमने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट करेगा। अगर कोई 10 किलो का भी बॉडी है, हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये एक्सेलरेट करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मास बहुत ज्यादा हो, मास बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर हम ट्रक की बात करें तो अगर 10 टन का ट्रक है और हम उस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट उसको नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स का चूंकि बिहेवियर है बॉडी के स्टेट को चेंज करना, तो मेरा जो लगने वाला 10 न्यूटन का फोर्स है वो कोशिश करेगा कि उस ट्रक के स्टेट को चेंज करे, यानी उसको मोशन में लाए। लेकिन यहाँ ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो ट्रक का इनर्शिया बिल्कुल रेसिस्ट करेगा, एकदम कोशिश करेगा कि नहीं, हम यहाँ खड़ा है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे, इस कारण ट्रक रेस्ट में रहेगा। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए अगर मान लिया जाए हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखिए कोई बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन और हमने उसको धकेल दिया इसी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी डायरेक्शन में ना वेलोसिटी का चेंज होगा भाई। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन के बेसिस पे द बॉडी आइदर एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि कोई बॉडी है, आप उस पे जो फोर्स लगाएं वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, उसके अनुसार ये पता चलेगा कि वह बॉडी एक्सेलरेट करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा या अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। जैसे इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन देन द बॉडी विल एक्सेलरेट। अब देखिए एक्सेलरेट क्या होता है, डी एक्सेलरेट क्या होता है। अगर मान लिया जाए कोई ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपने इसी डायरेक्शन में क्या किया, उस पे फोर्स भी लगा दिया, तब वो क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को बढ़ा देगा। उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कम था और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो एक्सेलरेट करेगा।
देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है। एक्सेलरेशन बराबर आप सभी को पता है dv बाय dt। अब dv क्या है? अगर आप dv की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना। अब देखिए कोई ट्रक मान लिया जाए, ये ट्रक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और आपने इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी अगर मान लिया जाए 5, 10, 15 कुछ भी था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाए जो था 5, 10 जो भी था, और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने धक्का लगा दिया। तो इस केस में हमारा dv पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और ये एक्सेलरेट करेगा बॉडी। लेकिन मान लिया जाए जो ट्रक है स्टूडेंट, आपने क्या किया यहां पे क्या किया कि ये ट्रक चल रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक ठाक चल रहा था। आपने क्या किया स्टूडेंट, इस तरफ से फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी मान लिया जाए 10, 15 कुछ भी था, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसका कम हो जाएगा, मान लिया जाए 10 हो गया। कुछ ऐसा केस बनेगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये इस प्रकार से जा रहा है और आपने क्या किया, इधर से फोर्स लगाया, यानी कि आप मोशन के विपरीत दिशा में, मोशन के अपोजिट दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, हम मान लिया जाए इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं और आप हमको पीछे से खींच रहे हैं, तो मेरा स्पीड तो कम हो जाएगा ना भाई। तो वही यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, dv आपका निगेटिव आ जाएगा, मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और निगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इफ इट, यहां पे यही दोनों बातें लिखी गई है कि इफ इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स को लगा दें तो बॉडी मेरा डी एक्सेलरेट करेगा, बॉडी में रिटार्डेशन आएगा। तो बात समझ में आई, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो यहां पे आपने एक्सेलरेट कर दिया। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपने उसके विपरीत दिशा में फोर्स को लगा दिया, तब क्या होगा, वहां पे भी वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन वहां पे डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक। चलिए एक तीसरा केस भी आता है। अगर मान लिया जाए कि मोशन हो रहा था इस डायरेक्शन में, आपने इस डायरेक्शन में भी नहीं लगाया, आपने उल्टा भी नहीं लगाया, आपने इधर से लगा दिया, मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में लगा दिया। तो इफ इट एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अदर देन दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जैसे ये बॉडी मान लिया जाए ऐसे इधर मूव कर रहा था और हम इधर ही धक्का लगा दिए, तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। ये बॉडी इधर मूव कर रहा है और हम इधर से फोर्स लगाएं तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। ये बॉडी इधर मूव कर रहा है और हम नीचे से फोर्स लगा दी, ऐसे केस में क्या होगा, अब ये बॉडी इधर ट्रांसलेट करने लगेगा इस डायरेक्शन में। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स ना लगा के किसी अलग डायरेक्शन से लगाया जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मोशन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो फोर्स ही है, वह फोर्स ही है जो कि क्या करता है, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, आइदर रेस्ट से मोशन में लाए, मोशन से डीएक्सेलरेट करे, रेस्ट में लाए, या किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करे। अब ये तो था स्टूडेंट कहानी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड द रिजल्टिंग मोशन वाज स्टेटेड बाय न्यूटन इन हिज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब ने क्या कहा कि देखो भाई, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। काहे कि हर एक बॉडी के पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको इनर्शिया बोलते हैं। तो न्यूटन साहब ने कहा देखो, अगर तुम फोर्स लगा दोगे तो फोर्स लगा करके तुम किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हो। ये न्यूटन साहब ने बताया पहला। कितना फोर्स लगाना है ये बता रहे हैं ये सेकंड नियम। तो ये सेकंड नियम में क्या बताते हैं, इट रिलेट्स द फोर्स कॉजिंग द चेंज इन मोशन विथ द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। यानी कि आप कितना फोर्स लगाइएगा तो आपको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, ये बताया है न्यूटन साहब ने अपने सेकंड नियम। तो इन्होंने क्या कहा कि
कि इफ द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज नॉट जीरो, अगर आप किसी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं और उसका रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं है, रिजल्टिंग मतलब जो एफ नेट है वो जीरो नहीं है। अगर जीरो होगा इसका मतलब क्या, बॉडी या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पे कह रहा है कि अगर रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं है, द पार्टिकल विल हैव एन एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा जो कि प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, यानी कि जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के। आ रही है बात समझ में? नाउ एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया है तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर बॉल ऊपर जा रहा है, बैट्समैन ने बॉल को मारा और बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, तो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो। आई बात समझ में? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम बिल्कुल निचोड़ निकाले, उसका कंक्लूजन निकाले, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स के क्वांटिटी के बारे में मालूम चलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स के क्वालिटी के बारे में मालूम चलता है कि फोर्स एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की क्षमता रखता है। बॉडी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो खुद का स्टेट चेंज कर ले, उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, पहला लॉ। दूसरा लॉ यह बताता है कि कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तो वो कहता है कि आप जितना अधिक फोर्स लगाइएगा उतना अधिक आपको एक्सेलरेशन मिलेगा बॉडी में, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे मास मैटर करता है। अगर आप ट्रक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वो हिलेगा भी नहीं, और यही अगर आप छोटे से पार्टिकल पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वो फेंका जाएगा। यानी मास पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला निकल के आया F = ma। अब एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां से हमें क्या मिलता है, जहां से हमें यह पता चलता है कि फोर्स का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है लगने वाले फोर्स का, वो होता है फोर्स इक्वल्स m यानी मास मल्टीप्लाई बाय dv/dt प्लस में वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय dm/dt। अब चूंकि मास टाइम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम टाइम चेंज नहीं होता है तो वो वाला हमारा जीरो हो जाता है टर्म, इसीलिए फोर्स इक्वल्स ma हो जाता है। तो फोर्स इक्वल्स ma एक स्पेशल केस है जहां पे मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। अगर बॉडी का मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम फोर्स इक्वल्स ma नहीं लगाएंगे, वो वाला एक्चुअल फॉर्मूला लगाएंगे। आ गई बात समझ? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये था स्टूडेंट आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो ये जो पीडीएफ नोट्स है स्टूडेंट, ये पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन से स्टूडेंट आप क्या करें, इस पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लें। साथ में स्टूडेंट अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो @BCCLE ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। यहाँ पे प्रतिदिन आपको क्विज कराए जाते हैं, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें अवेलेबल है। आप डायरेक्टली हमसे, हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो स्टूडेंट आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि स्टूडेंट जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले। चैनल पे आने के बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे BCC लेटरल एंट्री 2023 फ्री बैच का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप देख सकते हैं, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। 27 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, और बाकी स्टूडेंट जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सके इसमें 60 से ज्यादा वीडियो अपलोडेड हो चुके हो। तो इसको आप पूरा कोर्स को देखें, शुरुआत से देखें, अच्छे से देखें। ठीक, अब स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में समझ लेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।